first of all, I'm very grateful that UPSC time has invited me for this session for guiding the new civil servant services aspirants. Uh, so I think first of all, thank UPSC time team for inviting me. And this, I think they have said to keep it more bilingual. So हम दोनों इसमें डिस्कस करेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश एंड ये बेसिकली हम बेसिक ओरिएंटेशन का सेशन है तो इसमें हम मतलब अगला स्ट्रक्चर ये रहेगा सेशन का कि फर्स्ट में मेरी इंट्रोडक्शन दूंगा फिर जर्नी यूपीएससी की स्ट्रैटेजी फिर मेरे क्या मिस्टेक्स रहे हैं मेरा क्या लर्निंग्स रहे हैं वो मैं सब बताऊंगा so first 10-15 minutes we'll try to cover up all these things and next 15-20 minutes we'll try to keep question and answer sessions so you can ask your doubts and I think through comments also you can ask me else also there are other ways I will discuss through which you can ask me your doubts and queries so I think we'll start the session now so first of all I will introduce myself सो मेरा नाम वैभव नितिन काजळे है मैं प्रॉपर पुणे से हूँ पुणे महाराष्ट्र से सो मेरा पूरा स्कूलिंग एजुकेशन कॉलेज डिग्री तक सब पुणे में हुआ है सो आई हैव डन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम पुणे ओनली फिर हाँ मतलब थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन में और कुछ चीज़ें बता देता हूँ तो उसमें जर्नी भी कवर हो जाएगी तो फर्स्टली मैं सिविल सर्विसेज में ज़्यादा मतलब मुझे आइडिया नहीं था सिविल सर्विसेज का बट जब सुना था तो मेरा मोर इंक्लिनेशन था टूवर्ड्स डिफेंस सर्विसेज तो मैंने 12th में एनडीए एग्ज़ाम दी थी तो वो भी मैंने क्रैक की थी तो आई हैड ऑल इंडिया रैंक 57 दैट टाइम but due to some medical reasons I was declared medically unfit and I could not join NDA at that time so after that I pursued engineering देन कंप्यूटर साइंस में मैंने इंजीनियरिंग खत्म किया फिर मेरे मतलब जैसे बाकी दोस्त बैचमेट्स कर रहे थे ऐसे ऑप्शन थे कि आइदर गो फॉर प्लेसमेंट और गो फॉर हायर एजुकेशन से एमएस इन यूएस और भी पीजी करो या ऐसे बहुत से ऑप्शन थे तो मुझे बाद में सिविल सर्विस के बारे में पता चला तो जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो गया मतलब प्लेसमेंट्स तो थी एक प्लेसमेंट्स भी लिया था पर मैंने ज्वाइन नहीं किया फिर मतलब एक आइडिया थी कि एक ट्राई दे सकते हैं पूरा सीरियस 1 साल का ट्राई तो मैं घर वालों का भी पूरा सपोर्ट था तो मैंने 1 साल पूरी पढ़ाई की इंजीनियरिंग के बाद और 16 की यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम दी थी तो उस फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया था तो मुझे उस टाइम इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस मिली थी और उस टाइम मेरा रैंक 880 था तो फिर मैंने आईसीएलएस ज्वाइन भी किया फिर 2 साल का ट्रेनिंग था दिल्ली में फिर उसके बाद मैं 2.5 साल मुंबई में पोस्टेड था एज असिस्टेंट कमिश्नर फिर मैं लगातार उस फर्स्ट सिलेक्शन के बाद एग्जाम्स देते रहा तो मैंने लगातार 5 इंटरव्यूज दिए और अभी 5th में मुझे आईएएस मिला है एंड आई विल बी गोइंग टू बिहार कैडर सो दिस टाइम आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 325 so right now I'm in IAS and undergoing training in Lavasna. Right now we are on block leave after Bharat Darshan. So right now I'm in Pune at my home. So okay, this was my brief introduction. So इसमें जर्नी ये थी कि डिफेंस से मैंने सिविल सर्विसेज पे शिफ्ट किया फिर जैसे ही मैं सिविल्स की भी तैयारी कर रहा था तो मैंने सीएपीएफ भी दिया था 16 में तो मुझे सीएपीएफ में भी ऑल इंडिया रैंक 67 मिला था उसमें बीएसएफ मिला था तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि वो लीव नहीं दे रहे थे एक्सटेंशन तो उसी टाइम मेरा मेंस था ज्वाइनिंग के टाइम वो मेरा फर्स्ट मेंस था और मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी ऐसा मुझे थोड़ा विश्वास था तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था तो उस टाइम ये भी डायलेमा था कि एक सर्विस पहले से थी और सिविल सर्विस का वैसे कोई मतलब इट वाज अ रिस्की प्रपोजिशन बट स्टिल आई वेंट विथ माय gut feeling and hopefully means luckily I cleared that year and got into ICLS so हाँ तो ये एक जर्नी थी ब्रॉडली मैंने बताया तो
बाकी भी मतलब अभी हम स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा ये कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ बीच में। ओके, ये मतलब बाकी एक जो कुछ क्वेरीज है हम आई थिंक मैं कवर कर लूंगा आगे। तो एक बार मेरा स्ट्रैटेजी मेरी बात खत्म हो जाने दो, फिर हम आपके डाउट्स लेंगे। तो स्ट्रैटेजी भी अभी मैं बताता हूँ कि मैंने तो मतलब मोस्टली घर से ही पढ़ाई की थी पुणे से। तो स्टडी रूम ज्वाइन किया था और पुणे में ज्ञान प्रबोधिनी नाम का एक सेंटर है, तो वहाँ से एक बेसिक गाइडेंस लिया था। तो यूपीएससी का मतलब एक मोर ऑफ अ टेक्निक आपको मालूम होनी चाहिए कि एक लोगों में बहुत हाइप रहता है या बहुत मिसकंसेप्शंस रहते हैं कि यू हैव टू स्टडी 12 14 15 hours and join lot of coachings or go to Delhi or so many things ifs and don'ts people do have. So we'll discuss them all. So मतलब ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी है कि पढ़ाई कोई भी हो, किसी भी एग्जाम की हो, आपको एक बेसिक टेक्निक्स रहते हैं। तो जो बेसिक फंडाज है जैसे कि आपका सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर पैटर्न क्या है, टॉपिक्स कैसे कैसे आ रहे हैं, आप कैसे कितना डीप एनालिसिस करते हो यूपीएससी का, मतलब कोई भी एग्जाम का, वो आपको थोड़ा ब्रॉड आइडिया दे सकता है। और मतलब हमारे टाइम में इतना ऑनलाइन ये अवेलेबल नहीं था, तो आई थिंक आफ्टर कोविड अभी तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं कि आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हो या मेंटरिंग आपको मिल जाएगा, रिसोर्सेज सोर्सेज सब मिल जाएगा। तो ना आप मतलब इंडिया के कोई भी कोने से आप पढ़ाई कर सकते हो, मतलब आप अंडमान में भी बैठे हो या दिल्ली में बैठे हो, तो ऑल द एस्पिरेंट्स आर लाइक ऑलमोस्ट एट पार विथ लेवल पे प्लेइंग फील्ड हो गया है। तो पहले तो ये है कि आप ऐसे दिमाग में कुछ मत रखो कि मुझे दिल्ली जाना है या एक्स वाई जेड कोचिंग में जाना है या और एक्स वाई जेड जो सिटी में जगह में जाना है, या मैं गांव से पढ़ाई कर रहा हूँ या कहीं से पढ़ा रिमोट प्लेस से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे मतलब कोई डिसएडवांटेज है। तो अभी ये बीच में कोई मेरे फ्रेंड्स ज्वाइन कर दे तो कुछ मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तो ओके, तो हाँ, तो स्ट्रैटेजी ये है कि आपका पढ़ाई ऐसे साइलोज में नहीं होना चाहिए कि मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ, मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ या इंटरव्यू के लिए पढ़ रहा हूँ। कोई भी एग्जाम का स्टडी होलिस्टिक रहता है, आपको पूरा पैटर्न तो मालूम होना चाहिए कि कितने स्टेजेस है, सिलेबस क्या है, कि क्या क्या पूछा जाता है। तो ये होने के बाद आप पहले एग्जाम की पैटर्न स्टडी करो, सिलेबस स्टडी करो, उसका एनालिसिस करो, फिर उसके बाद रिसोर्सेज तो सारे मतलब स्टैंडर्ड ही आपको सब ये मिल जाएंगे ऑनलाइन। बहुत से टॉपर्स ने भी मतलब अपने ब्लॉग्स पे या टेलीग्राम चैनल पे डाला है, तो मेरा भी खुद का टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैंने डिटेल्ड पूरा रिसोर्सेस हर एक टॉपिक के लिए कौन सा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, भी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबके लिए मैंने लिखा है प्रॉपर। तो जो बेसिक सब जगह अवेलेबल है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो मतलब ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सोर्सेज, बुक्स, नोट्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, तो मार्केट भरा पड़ा हुआ है सोर्सेज से। सो वो आपको पूरी बुक लिस्ट मैंने एकदम डिटेल में सब डाला है मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी एंड इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाला है, तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो बेसिक सोर्सेज से आप अगर स्टिक रहते हो, मतलब एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड बुक्स है, लक्ष्मीकांत, शंकर हो गया, श्रीराम फॉर पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए बेसिक एनसीईआरटी, जीसी लियोंग, ये सब स्पेक्ट्रम जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए, तो ये मैं मोटा मोटा एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो आप अगर उसे इफ यू स्टिक टू ऑल दीज limited resources, then there are high chances then within one attempt you will be clearing civils or per se any other exam, say state services or say CAPF, NDA, CDS or any other state exam. So first basic thing is like should limit your resources। एक बुक, अपनी खुद की एक बुक लिस्ट, आप एक ओवरव्यू करो अलग अलग बुक सोर्सेस, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो तो आप उसमें डाल सकते हो। मतलब आपकी बुक लिस्ट आपकी फिक्स्ड होनी चाहिए। फिर बाद में यूपीएससी का चेयरमैन आके भी अगर आपको बोलता है कि ये बुक पढ़ो और इससे क्वेश्चन आएंगे, तब भी आप सुनना नहीं चाहिए। तो आपकी एक बुक लिस्ट बहुत फिक्स्ड होनी चाहिए, तब आपकी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। और कोई भी रिसोर्स पढ़ते समय आप मतलब ऐसे जो मैंने बोला कि साइलो में नहीं पढ़ना है, तो एक होलिस्टिक स्टडी होनी चाहिए कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, समझो फॉर एग्जांपल मॉडर्न इंडिया की,
तो वो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री तो सेम है, मेंस में क्या अलग ईयर चेंज हो जाएंगे या इवेंट चेंज होंगे ऐसा नहीं है, प्रीलिम्स के लिए अलग है। तो एक हिस्ट्री का बेसिक फंड है कि क्रोनोलॉजी समझो कैसे इवेंट्स हुए हैं, तो वो समझो आप। तो अगर आप ऐसे होलिस्टिकली पढ़ोगे तो आपको ऐसा मतलब प्रेशर नहीं आएगा कि मैं प्री के लिए पढ़ रहा हूँ, मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ। तो कोई भी स्टडी करते समय सब इंटरलिंकेजेस करना है। तो बेसिक आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, अगर आपको लग रहा है ये प्रीलिम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं वहां पर पी लिखता था या अलग कलर से हाईलाइट करता था। अगर कुछ एनालिटिकल चीजें मिलती है या रीजनिंग मिलता है तो वहां मैं एम लिखता था, एम फॉर मेंस, या आप और कोई कलर हाईलाइट कर सकते हो। तो ऐसे आपको इवन वेन एवर यू आर, एक तो ये हो गया बेसिक सोर्सेस, उसके साथ ही आपको करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो एक कोई भी आप मैगजीन उठा सकते हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो मैं मोस्टली विजन पढ़ता था, मंथली मैगजीन। तो आई थिंक वन और टू, वन एक एक कोई भी पकड़ लो, बहुत मोर देन सफिशिएंट है। प्लस में मतलब बचपन से ही न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत आदत थी, तो हमारे घर पे 3-4 पेपर आते ही हर रोज। तो लोकल न्यूज़पेपर मराठी में और 2 इंग्लिश में भी। तो मैं यूजुअली इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ता था। तो आप मतलब एक भी पढ़ा तो भी बहुत है। तो ये ओके, तो बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं। ओके, तो मोस्टली आप कोई भी हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि आपको सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले आप अगर देख लेते हो, तो ये आपका क्लियर होने के बाद आप कोई भी बेसिक स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, तो उसमें आपके इंटरलिंकेजेस ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। तो आप प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो कोई भी अगर कोई भी इवेंट चालू है, फॉर एग्जांपल अभी टर्की में अर्थक्वेक हो गया, तो उसी टाइम अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा कि वहाँ के कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कौन से है, वहाँ पर यंग माउंटेन है या और कुछ है, तो फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी सब चीजें अगर आप लिंक करोगे तो दैट विल बी एक्टिव लर्निंग। अगेन, I think last week there was a bomb blast in Pakistan. तो इंटरनेशनल अफेयर्स, फिर तालिबान से आप लिंक कर सकते हो। अगेन अभी रिसेंटली जोशीमठ में जो लैंडस्लाइड्स या जो अ, ये अर्थक्वेक्स हुए थे, तो उससे आप अभी हर साल ज्योग्राफी में कुछ अर्थक्वेक या डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आप सिलेबस पूरा बाय हार्ट रहता है, आपको क्वेश्चन पैटर्न मालूम होगा, तो आप जो कुछ अपने सराउंडिंग में चालू है तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। तो ये एक्टिव लर्निंग आपका बहुत आपको यूजफुल होगा। और आपको फिर आर्टिफिशियली कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा कि मैं ये अपने आप केस स्टडी बन जाती है, फिर एग्जाम्पल्स बनते हैं, तो आप इसमें यूज कर सकते हो। तो फर्स्टली एक्टिव लर्निंग है, आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, या आप कहीं पर भी घूम रहे हो, समझो आप अभी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हो ओआरएन में, तो आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, समझो साइकिल रिक्शा पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अगर उन अपने आजू बाजू के लोगों से बात करोगे, फॉर एग्जांपल ऑटो रिक्शा, अपना जो साइकिल रिक्शा वाला है उससे बात करोगे, उसके क्या प्रॉब्लम्स है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फिर उनके हेल्थ इश्यूज, फिर उनको कोई सोशल सिक्योरिटी है क्या, फिर बहुत से इलेक्ट्रिक रिक्शाज भी आ गए हैं। तो ये सारे आप जीएस3 में, एसए में, एथिक्स में बहुत जगह यूज कर सकते हो। तो पढ़ाई ऐसे मतलब सिर्फ बुक से नहीं होती, तो आप अगर आंख नाक कान सब खुले रहोगे, आपके सारे सेंसेस ऑन रहेंगे, तो डेली आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। और थोड़ा आप नोट डाउन करके रखोगे एकदम माइक्रो नोट्स में, तो अपने आप ये एक्टिव लर्निंग आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। और प्री मेंस इंटरव्यू में ये सारे जो आपकी लर्निंग है अपने आप विल, लाइक यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम। सो ऐसे आप खुद के मतलब जो इनोवेटिवनेस है या यूनिकनेस लाना चाहते हैं आंसर्स में, ये आप ला सकते हो। फिर स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अभी आप आई थिंक 2023 का तो अभी प्रीलिम्स है, तो मोस्टली तो सारे प्रीलिम्स को शिफ्ट हो गए होंगे, जो नए बच्चे हैं तो आई थिंक 3-4 मंथ्स यू विल नीड ओनली। सो वो तो आप प्रीलिम्स के लिए कर सकते हो। जो अगले साल देने वाले हैं उनको मेरा ये सजेशन रहेगा कि पहले तो आपकी डिग्री प्रॉपर कंप्लीट हो जाने दो, फाइनल एग्जाम मतलब खत्म होने के बाद आप रिवर्स वे में आप प्लानिंग चालू कर दीजिए। तो पहले आपको मेंस की पढ़ाई करनी है, मतलब मेंस का सिलेबस देख लो, ऑप्शनल डिसाइड करो, बेसिक एनसीईआरटीज देख लो अलग अलग ऑप्शनल के।
जिसमें आपकी लाइकिंग है, इंक्लिनेशन है और इंटरेस्ट है, वो ऑप्शनल लो। कोई भी ऑप्शनल ऐसा नहीं है कि अच्छा या बुरा है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वेरिएशंस रहते हैं हर साल कुछ कुछ का, तो दैट डजंट मैटर। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो यू कैन टच 300 वेरी स्मूथली। तो आपका इंक्लिनेशन होना चाहिए, तो ऐसे मत देखो कि ये साल कौन सा टॉप पर आया है, कौन से ऑप्शनल से है। तो आपका लाइकिंग होना चाहिए, फिर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो इट डजंट मैटर कि बाकी लोगों को कितने मार्क्स आ रहे, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आया या कितना स्केलिंग हुआ या और कुछ यूपीएससी इज butchering some XYZ optional. So don't worry about that. Every optional is equally good and equally scoring. So वो एक हो गया। फिर आई थिंक हाँ, ये तो ब्रॉडली मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई कि मेंस से पहले चालू करना है। ऑप्शनल आपका पूरा 3 से 4 महीने लगते हैं, तो समझो हमने अभी चालू किया, मई जो आपकी कोई भी डिग्री मई या जून तक खत्म हो जाती है, तो फिर आप जून से दिसंबर तक प्रॉपर मेंस का प्लानिंग कर सकते हो। उसमें 3 से 4 महीने आई थिंक ऑप्शनल को आपको चाहिए। उसी टाइम साइमल्टेनियसली आपको जीएस कवर करना है। बेसिक सोर्सेज से चालू कीजिए, एनसीईआरटीज आई थिंक 11th 12th विल डू, नॉट नो नीड ऑफ गोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड आई थिंक। तो ये मतलब आपके पर्सनल कंफर्ट और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिपेंड करता है। तो मोस्टली आई थिंक 11th 12th एनसीईआरटीज विल डू। एंड ये आप पहले कवर करोगे तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में आसानी होगी। फिर शिफ्ट टू द स्टैंडर्ड सोर्सेस लाइक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, शंकर, श्रीराम और एनी अदर यू प्रेफर। देन आई थिंक साइड बाय साइड आप ऐसे भी चालू कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लो ऐसे के लिए। तो ऐसे और एथिक्स ऐसे टॉपिक्स है कि ये ऐसे एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं होगा। अगर आप साल भर प्रैक्टिस करोगे, एक्टिव थिंकिंग करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, बहुत सी चीजों से लिंक करोगे, तो आपका एसे और एथिक्स नेचुरली ऑर्गेनिकली प्रिपेयर होगा और आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये दो चीजें आप रेगुलरली करते रहोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड फिर हाँ, जैसे कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे ऐसे हो गया, एथिक्स हो गया, कि जो आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। मतलब कोई केस स्टडी मिल गई, आप कोई मूवी देख रहे हो, या समझो आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे समझो कोई एडवर्टाइज आ गई, कोई रील आ गई, उसमें आपको कुछ एकदम एनेक्डोट मिलता है अच्छे से, या कोई केस स्टडी मिलती है, तो आप लिख के रख सकते हो। तो जो मैंने बताया कि जो कुछ भी आजू बाजू चल रहा है उसका सबका हमें यूज करना है। तो सोशल मीडिया जो है, तो हमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन तो चाहिए ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। तो आप दिन में 10-15 मिनट यूज कर सकते हो, थोड़ा बोर हो गए पढ़ाई से तो, या माइंड फ्रेश करने के लिए। तो आई थिंक दैट वे आप सोशल मीडिया का भी आपके पढ़ाई में यूज कर सकते हो। तो बहुत से अच्छे ब्लॉग्स और ये जैसे बेटर इंडिया, लॉजिकल इंडियन, या इंस्टाग्राम पे भी कुछ पेजेस पेजेस है यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के, तो वहां से बहुत सारे केस स्टडीज आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी जो चीजें आप हर रोज अगर कलेक्ट करते हो, तो बिटवीन 3 to 2 मंथ्स आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। आपको अलग से वैल्यू एडिशन या ये करने की जरूरत नहीं है। तो अभी रिसेंट एग्जांपल था जिनको पद्मश्री पद्म भूषण मिले, तो हर साल के आप अगर अवार्ड्स निकालोगे, उसमें लाइक यू विल गेट वंडरफुल केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स फॉर एथिक्स। ऐसे अभी जैसा मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, तो उसमें भी बहुत सारे जो अभी ट्राइबल लोगों को पद्म भूषण पद्मश्री मिले थे, या इवन इन योर रिस्पेक्टिव एंड ऑप्शनल्स आल्सो इट विल हेल्प। तो जो ये जो चीजें हैं, मतलब किसी को अभी ऑस्कर भी हो गया, नोबेल प्राइजेस हो गए, ऐसी जो छोटी मोटी चीजें हम आजू बाजू देखते हैं पर हम सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं, या सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आएगा ऐसा ना सोचते, हम कहा कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। इवन यू कैन कोट इन योर इंटरव्यू आंसर। मतलब मैं बार बार क्यों एक्टिव लर्निंग या होलिस्टिक स्टडी बोलता हूँ, तो ये एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड एंड आप तो 24/7 अलर्ट चाहिए। तो यही बाद में चीज आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी यूज होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे फिक्स्ड चेकलिस्ट नहीं रहती कि ऐसे सीक्वेंस में होगा। बहुत चीजें बहुत रैंडम होती है और मोर कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होती है। तो अभी से अगर आप ऐसे सब ब्रॉड पिक्चर देखोगे, तो बिग पिक्चर जो हम देखते थे दिस राज्यसभा टीवी पे, तो ऐसे आप अगर बिग पिक्चर देखोगे तो बहुत से डायमेंशंस अपने आप सीख पाओगे। तो ये मैंने बोला कि सोशल मीडिया आप लिमिटेड यूज करना,
आपको फायदेमंद ही है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया बुरा है या अच्छा है, पर आप कैसे यूज करते हो वो आप पे डिपेंड है। फिर ऑनलाइन सोर्सेज भी बहुत है, बहुत से टेलीग्राम ग्रुप्स है, यूट्यूब चैनल्स है, जैसे अभी यूपीएससी टाइम भी है तो वो अलग अलग वीडियोस डालते रहते हैं। तो आप इसका लिमिट में यूज कर सकते हैं, जैसे आप खाना खाते टाइम देख सकते हो, या ट्रैवलिंग कर रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो या कहीं बस में कहीं पर भी जा रहे हो, तो आप इसमें ये ऑनलाइन सोर्सेज का यूज करो। तो जैसे टाइम मैनेजमेंट है, तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट ये है कि जहाँ आपको मौका मिले वहां पर आप पढ़ाई कर लो, रिवाइज कर लो, या कोई जैसे बहुत से समझो कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कंसेप्ट आपको नहीं समझ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटम टेक्नोलॉजी, तो यूट्यूब पे छोटा सा वीडियो देख लो कि वो आपको एक्सप्लेन कर पाए, आपको बेसिक आइडिया आ जाए, तो यू कैन इट विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीवेयर। तो ये यही चीज वर्किंग एस्पायरेंट के लिए भी है। मैं खुद एक तो अटेम्प्ट मैंने पूरा प्रॉपर घर पे देख के फुल्ली प्रिपेयर किया था, पर आगे के डेली आई थिंक 9 to 7, 7:30 मेरा ऑफिस रहता था, उसके बाद भी मतलब मैं 2 अटेम्प्ट दे पाया। तो यही है कि हमें इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना है। देर इज नो एक्सक्यूज लाइक यूपीएससी विल बी लीनियंट दैट आप काम कर रहे हो, वर्किंग हो, तो थोड़ा आपको ज्यादा मार्क्स दे दे, या इंटरव्यू में ज्यादा ये करे या मेंस में। तो हमें इट्स इक्वल फॉर ऑल, सो हमें खुद ही टाइम निकालना है। हम ये नहीं बोल सकते बाकी बच्चे अगर इतना फुल डे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम अगर ऑफिस से आके भी हमें एग्जाम अटेम्प्ट करना है, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने होंगे, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, वीकेंड्स अच्छे से आपको यूज करने होंगे, वीकेंड्स पे आपको ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे मैं दिन में भी मतलब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो सुबह में 5 से 8, 9 बजे तक पढ़ाई करता था, और ऑफिस टाइम में भी बीच बीच में थोड़ा टाइम मिल जाता था तो कुछ पढ़ लेता था, तो शाम को वापस 1-2 घंटे आने के बाद पढ़ता था। तो ऐसे ही जो वर्किंग एस्पायरेंट्स है, ये प्रॉपरली अगर प्लान करोगे आप शेड्यूल आपका, तो स्मार्ट स्टडी से यू कैन क्रैक, इवन लाइक इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट यू कैन क्रैक। सो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं वर्किंग एस्पायरेंट हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता बाकी बच्चों जैसे, या इवन इट गोज फॉर ऑल एस्पायरेंट्स। आई वुड से स्मार्ट स्टडी, इफेक्टिव यूज ऑफ योर टाइम एंड प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। ऐसा होता है कभी 1-2 दिन हमारी पढ़ाई नहीं, इट्स ओके, इट्स वेरी नेचुरल। सो बट यू शुड कैच अप एंड कवर योर बैकलॉग। बैकलॉग शुड नॉट इंक्रीज, एल्स देन योर मोरल विल गो डाउन, एंड एक बार बैकलॉग हो गया तो आप छोड़ दोगे। तो ये सिर्फ गेम, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी, एक्टिव लर्निंग, इस पे है। फिर हम ये हो गया आपका मेंस का, मैंने मोटा मोटा बता दिया। तो उसके बाद आप नेक्स्ट जैन फेब में प्रीलिम्स को शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऐसे शिफ्ट होना मतलब अलग कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, सेम ही सब बुक्स है। मेंस के लिए थोड़े अलग 20-30% टॉपिक ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड हिस्ट्री, या GS2 में गवर्नेंस, GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे। तो ये थोड़े बहुत चीजें जो ज्यादा है आपको अलग से पढ़ने हैं, पर बाकी तो 70 to 80% आई थिंक प्री मेंस का सोर्सेस सेम है और कंटेंट भी सेम है। तो प्रीलिम्स का भी यही फंडा है कि ये माइंड गेम है प्रीलिम्स, तो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, एक ही क्लास की टेस्ट सीरीज मत सॉल्व करो, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लो, क्योंकि फिर आपको एक बार उनकी टेक्निक समझ आए कि एक कोचिंग के कैसे पैटर्न रहता है, तो आपको लगेगा अच्छे मार्क्स आएंगे, और आपको लगेगा कि फिर यू आर ऑन द राइट ट्रैक। But UPSC also knows like what all sources you are referring and which coaching institutes are uh, like setting papers. So अलग अलग क्लासेस या कोचिंग के आप सॉल्व करो, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि फाइनली हमें यूपीएससी देना है। कोई कोचिंग क्लास का आप कितना भी मार्क्स लाओ, या इवन इफ यू गेट लेस मार्क्स इन कोचिंग टेस्ट सीरीज, इट डजेंट मैटर, उसका एनालिसिस करो, आप कहाँ गलत जा रहे हो, उसकी आंसर की देखो, उसमें से कुछ नया मिल रहा है नोट डाउन करो। ये बेसिक है, और डेली अगर आप 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रीलिम्स के, तो एक माइंडसेट तैयार हो जाता है। तो जो बेसिक टेक्निक्स है, एलिमिनेशन, फिर आप ये ब्रॉड कॉमन सेंस यूज करोगे, तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो prelims is all about mind game, how calm and coolly you are attempting the prelims,
एंड मेरा तो मतलब ये फंडा था कि आई यूज टू सॉल्व ऑल 100 क्वेश्चन, बट I won't suggest like it worked for me, and all the 5 times I cracked prelims with good margin. But I would say if you want to be in competition and have like safe margin, say you are targeting for forest also, so minimum you should attempt 90 plus questions in prelims, because एक एक क्वेश्चन से अगर आपका प्रीलिम जाता है तो उस टाइम आप बहुत रिग्रेट करोगे, यार मैंने और 2-3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया होता. So I won't say that you fake or just randomly mark or guess any question, but once you study sincerely for a year or so, आपका इतना तो अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि 4 में से ये दो, 2 में से ये एक आ सकता है. और उसमें भी राउंड सिस्टम होते हैं. मैंने पूरा मेरा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी ग्रुप पे डाला है डिटेल में. तो अगर आप 2 से 3 राउंड करते हो और तीसरे राउंड में आपके पास टाइम है और समझो 20 क्वेश्चन है, तो आप 10 उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो. आई वुड से दैट एट द एंड वो आपको पॉजिटिव ही मार्क्स देंगे. और 2-3 भी क्वेश्चन आपके सही आ जाते हैं मतलब, तो आप अगर क्यूमुलेटिवली देखोगे यू विल बी इन प्लस ओनली. तो ये थोड़ा प्रीलिम्स का मतलब एक टेक्निक वाला गेम है. पूरा किसी का पढ़ाई नहीं होता, सारे सोर्सेस किसी के भी कवर नहीं होते. तो यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क सम रैंडम स्टफ, तो वो सबके लिए ही अननोन है. तो वो ऐसे मत देखो कि यहाँ से क्वेश्चन है. भी हमारे टाइम कुछ ओलंपिक्स का क्वेश्चन आया था तो लोग सारे स्पोर्ट्स का पढ़ने लगे, करंट अफेयर्स और ये वो. ऐसा नहीं होता, हर साल कुछ ना कुछ नया आने वाला है और वो सबके लिए नया है. तो उसमें भी मतलब अभी ओलंपिक्स का कुछ आई थिंक उधर नीचे उनका स्लोगन क्या था, तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में उसका फोटो आया था ओलंपिक रिंग्स और उसके नीचे क्या रहता है. तो वहां से मुझे कुछ क्लिक हो गया और मैंने गेस प्रॉपर एक इन्फॉर्म गेस, इंटेलिजेंट गेस लगा के वो मेरा आंसर सही आ गया था. तो यही है कि जो हम पूरा अपने सराउंडिंग में जो देखते हैं, पूरा हमें अपना नॉलेज यूज करना है. तो ऐसे सब चीजें आपको किसी रिसोर्स सोर्स या कोचिंग मटेरियल में सब कुछ नहीं मिलेगा. तो यही है कि अपना दिमाग, कॉमन सेंस लगाओ. फिर उसके बाद प्री टू मेंस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वैल्यू एडिशन. तो ये अगर हाँ, और जो अभी आप मेंस के लिए पढ़ोगे उसके माइक्रो नोट्स बना के रखना. तो प्री टू मेंस आपके मल्टीपल रिविजन होने चाहिए. आंसर राइटिंग करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो. अगर आपको पूरे आंसर्स नहीं लिखने हैं तो जस्ट पॉइंट्स नोट डाउन करो. उसमें आप कौन से डायग्राम्स निकालोगे, क्या केस स्टडीज निकालोगे, क्या फैक्ट्स डालोगे, ये सब चीजें आपको अभी से जैसे आप डेली अगर उस पर थिंक करोगे तो ये अपने आप नेचुरली सब इंटरलिंकेजेस आ जाएंगे. मेंस के आंसर्स में भी आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मल्टी डायमेंशनल आंसर्स चाहिए. तो जो क्वेश्चन है मतलब समझो अभी GS1 का है, तो GS1 का कंटेंट आपका 70 to 80% होना चाहिए, पर बाकी 20 से 30% आपको GS2, 3, 4, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, गवर्नमेंट स्कीम, इस सब से लिंक करना है. करंट अफेयर से केस स्टडीज डालने हैं. तो ये सब चीजें जैसे हम अभी मेंस का हम देख रहे हैं आंसर राइटिंग या मेंस के आंसर, तो उसमें हमें प्रीलिम्स का भी नॉलेज यूज करना है. हम प्रीलिम्स के लिए फॉर एग्जांपल इंडाइसेस पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या बहुत सी चीजें रहते हैं. सब बजट हो गया, अभी इकोनॉमिक सर्वे बजट आ गया, उसकी समरी अच्छे से पढ़ लो. नीति आयोग के बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं. देन ये इंडिया एट 75, जो नीति आयोग के अलग अलग रिपोर्ट्स है, आरबीआई के रिपोर्ट्स है, या और कोई IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, जिसके रिपोर्ट्स आते हैं, कुछ अच्छे से कोट्स आपको केस स्टडीज मिले, तो वो हम सारा मतलब प्रीलिम का भी नॉलेज हमें मेंस में यूज करना है. तो और ये दोनों का नॉलेज इंटरव्यू में भी यूज करना है. तो ये सब चीजें अगर आप एक साथ पढ़ोगे तभी आपकी पढ़ाई इजी हो जाएगी. नहीं तो हम बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, बहुत सा मटेरियल डेली ऐड होता रहता है. तो आ, हाँ, तो ये एक हो गया कि सब एक साथ हमें पढ़ना है, तभी आपके तीनों स्टेजेस आराम से हो पाएंगे. तो बाकी तो मतलब हाँ, आप करंट अफेयर्स मंथली मैं सजेस्ट करूंगा कि खत्म करो. कोई भी मैगजीन उठा लो आप किसी भी कोचिंग का, और मंथली करो. आप साल के 365 के लिए वेट मत करो, क्योंकि फिर आपका जो नेचुरल लिंकिंग हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप लास्ट के 1-2 हफ्ते में सब पढ़ लोगे तो आपका वो बहुत आर्टिफिशियल हो जाएगा और एक्चुअल एग्जाम में आप वहाँ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे. अगर आप मंथली पढ़ोगे वो मैगजीन, तो आप जैसे कोई सिलेबस पढ़ रहे हो, ऑप्शनल पढ़ रहे हो, ऐसे एथिक्स, उससे आप रिलेट करोगे तो अच्छे से लिंक हो जाएगा और फिर आपको अलग से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. तो वो अपने आप ही
फ्लो में आ जाएगा। तो 365 के सारे मंथली मैगजीन्स ही बनाते हैं, तो साल एंड तक आपको रुकना नहीं है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो मंथली मैगजीन मंथली खत्म करना है और उसको वापस 365 देखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर वर्किंग एक्सपीरियंस का भी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, माइक्रो नोट्स। तो मैं माइक्रो नोट्स कैसे बनाता था कि मैं अलग से कुछ नोट्स नहीं बनाता था, जो हमारी बुक की इंडेक्स रहती है उसमें मैं उस चैप्टर के सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल कीवर्ड्स है वो लिखता था, और जो बाकी मैं अंडरलाइन करता था, हाईलाइट करता था उसी बुक, टेक्स्ट बुक जो या कोई नोट्स हो। तो ज्यादा मैं नोट्स नहीं निकलता है क्योंकि आई एम बिट लेजी ऑल्सो, एंड आई यूज टू नॉट हैव टाइम ऑल्सो टू मेक प्रोफाइल लाइक डिटेल नोट्स और सो पहले से ही बहुत सी चीजें है अवेलेबल, तो क्यों वापस हमें टाइम स्पेंड करके नोट्स निकालना है। तो ऑलरेडी सो मेनी नोट्स एंड थिंग्स आर अवेलेबल, तो सिर्फ माइक्रो नोट्स निकालना है। तो हम 100 पेजेस पढ़ते हैं, तो उसकी माइक्रो नोट सिर्फ एक पेज की होनी चाहिए, और वो एक पेज आपके साथ आप कैरी कर सकते हो ट्रैवल करते समय या ऑफिस में या कहीं पर भी। या अभी मेंस में 2 पेपर के बीच आधे घंटे का ब्रेक, 2 घंटे का ब्रेक होता है, तो उस टाइम ये माइक्रो नोट्स बहुत यूजफुल है। या आप अगर टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, तो वहां जाने से पहले आप ये माइक्रो नोट्स, ये जो कीवर्ड्स है आप अगर पढ़ के जाते हो, और ये माइक्रो नोट्स मतलब एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है। अगर 100 पेजेस के हम सोर्स पढ़ते हैं और उसकी समझो 20 पेजेस के हम नोट्स निकाल रहे हैं, और उसी 100 पेजेस के मैं अगर एक पेज की नोट बनाता हूँ, तो हमारा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है कि यार एक नोट एक ही पेज की है, तो हम वो बार बार रिवाइज कर सकते हैं। मैंने बहुत दोस्तों को देखा है नोट्स इतने अच्छे निकालते हैं, पर वो इतने डिटेल में रहते हैं कि वो खुद ही नहीं पढ़ पाते। तो इससे अच्छा है आपकी जो फाइनल नोट्स होने चाहिए, इट शुड बी 1% ऑफ द मटेरियल यू आर रीडिंग। तो वो आप बार बार अगर रिवाइज करते हो तो अपने आप एग्जाम में वो आ जाएगा। तो माइक्रो नोट्स आर वेरी हेल्पफुल आई वुड से इन रिवाइजिंग, एंड लाइक इट सेव्स टाइम ऑल्सो, एंड आप इफेक्टिव यूज करोगे। तो हम पढ़ाई क्यों करते हैं, नोट्स क्यों निकालते हैं, या कोई भी सोर्स क्यों यूज करते हैं, हमें फाइनली एग्जाम में मार्क्स लाने हैं। तो यूपीएससी ये नहीं देखता है कि कितने अच्छे नोट्स निकाले या कैसे है, तो हमें हमें प्रैक्टिकल होके हमें मार्क्स लाने हैं। मार्क्स कब आएंगे, आप ज्यादा रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे। रिवाइज कब कर सकते हो, अगर आपके नोट्स बहुत हैंडी क्रिस्प हो और ज्यादा रिवाइज कर सकते हो। अगर ज्यादा मल्टीपल रिविजन करने हैं, तो इट शुड बी वेरी स्मॉल क्रिस्प, एंड माइक्रो नोट्स, नैनो नोट जो निकालना है निकालो। तो ये एक है, तो ये इससे ज्यादा आप रिविजन कर पाओगे। फिर जो मेरा लर्निंग था अलग अलग अटेम्प्ट में, मतलब अभी मैंने 5 इंटरव्यू दिए थे। फर्स्ट वाला सिलेक्शन था, ये वाला था। मेरे फर्स्ट सिलेक्शन में मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था। मैंने और एक इंटरव्यू दिया था उसके बाद ज्योग्राफी ऑप्शनल से ही। फिर मैंने 2 इंटरव्यू एंथ्रोपोलॉजी से लिए थे, तो मैंने आंसर चेंज भी किया। तो ये भी बहुत सी चीजें हैं। तो यही है कि आपका लाइकिंग होना चाहिए। तो ये फर्स्ट मेरा लर्निंग था ऑप्शनल के लिए। फिर आप लाइक हाउ कंफर्टेबल यू आर इन राइटिंग आंसर फॉर दोज ऑप्शनल और पर से। सो आपको ये दो मोटी मोटी चीजें चाहिए कि मैं जैसे ज्योग्राफी के लिए बहुत पढ़ता था, इतने मैंने नोट्स अलग अलग रिसोर्सेज यूज किए थे, थोड़ा मुझे भी उसका आइडिया नहीं था। तो वो मेरा अटेम्प्ट वैसे मतलब सिलेक्शन हो गया था, तब भी अच्छे से उस टाइम अगर मैं एवरेज भी मार्क्स, मुझे सिर्फ 200 मार्क्स थे ज्योग्राफी में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तब भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर मुझे उस टाइम ही एवरेज मार्क्स मिलते तो 2017 में ही आईएएस बन जाता। तो यही होता है कि हमें अच्छे से गाइडेंस नहीं रहता या मेंटरिंग नहीं रहती, हम 2 बुक्स के बजाय 20 बुक्स पढ़ लेते हैं और फाइनली एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाते। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे मतलब वास्ट, तो वो रिटर्न करना ही बहुत मुश्किल है। तो फोकस स्टडी चाहिए, फोकस्ड रिसोर्सेज चाहिए, फोकस प्लानिंग, और खुद खुद का बेस्ट मेंटर, और आप खुद को ही खुद फीडबैक दे सकते हो। मतलब आप दूसरों को दिखाओ आपके जो सीनियर से या जो मेंटर से, टीचर से, पर बेस्ट इवेल्युएटर यू आर योर सेल्फ, बेस्ट इवेल्युएटर फॉर योर ओन स्टडी ऑल्सो, आपके आंसर्स और ये सब। तो ये है कि आप कोई टेस्ट सीरीज लगाओ, कुछ भी लगाओ, बाद में आपको खुद का एनालाइज करना है। और यही है जो अभी रिपीटेड मतलब जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट दिए, तो यही देखना है कि हमारी कहाँ पर गलती हो गई थी। पढ़ाई तो सब अच्छे से ही करते हैं, और मोर और लेस सब सेम रिसोर्सेज यूज करते हैं, सेम पढ़ाई करते हैं। तो थोड़ा सा आपका टेक्निक, स्ट्रैटेजी, इस पे फोकस करो। तो आई थिंक ये
हाँ, और सबसे मेन बात है कि मोटिवेशन कैसे हाई रखते हैं, बहुत लोगों ने पूछा है। तो आप क्यों आना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में, आपका ये गोल क्लियर होना चाहिए। तो मेरा दोस्त कर रहा है या मेरे घर वाले या कोई भाई बहन बोला यार कर लो, तो ऐसा नहीं है। तो आपका खुद का कुछ रीजन होना चाहिए, तो वो आपका मोटिवेशन हाई रख सकता है। और आपको भी मालूम है कि यूपीएससी में हर साल सिर्फ 600-700 या अभी इस साल 1100 की वैकेंसी आई है। तो हर साल 6, 7, 8, 9, 10 जितने लाख लोग बैठते हैं उसमें से कितने लोग सिलेक्ट होते हैं। तो आपको आपका प्लान बी भी रेडी होना चाहिए। तो मेरा प्लान बी ये था कि मैं एक साल प्रॉपर पढ़ाई करके अटेम्प्ट दूंगा या और एक अटेम्प्ट दूंगा मैक्सिमम। अगर सॉरी अगर नहीं होता है तो मैं एमएस के लिए बाहर जाने वाला था या और कुछ करता। मतलब मैंने सीडीएस भी सोचा था या एफकेट थी, बहुत से एग्जाम थे। और यूपीएससी का सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप यूपीएससी के सिलेबस पढ़ते हो पूरा, तो आप इंडिया में कोई भी एग्जाम दे सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, आप स्टेट सर्विसेज दे दो। अभी फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का स्टेट सर्विसेज का पूरा पैटर्न अभी यूपीएससी के लाइंस पर है। सो महाराष्ट्र पीपल कैन easily give both the exams and simultaneously appear for both the exams without studying differently for the state services. So same goes for other state services also. So सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, फिर अलग अलग बैंक्स की एग्जाम रहती है, और भी बहुत से एग्जाम्स रहती है। तो आप वो सब भी आपका एक बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। और फिर समझो आपके एक दो अटेम्प्ट होते हैं और नहीं होता है, तो आपको ये प्लान बी शिफ्ट होके एक वो भी परस्यू करना है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी छोड़ दो, पर एक प्रॉपर कोई जॉब या कोई प्लान बी वर्कआउट करके आप साइमल्टेनियसली सिविल्स भी देते रहो। क्योंकि फिर क्या होता है कि स्टैग्नेशन आ जाता है, आप नई कुछ चीजें सोच नहीं पाते हो। तो अगर ब्रेन एक्टिव रहना है, हर साल आप अगर सही वही वही एनसीईआरटी सारे सेम रिसोर्सेज पढ़ते रहोगे, तो एक क्या बोलते हैं, एक स्टैग्नेशन जो है वो आ जाता है। तो आप अगर प्लान बी वर्कआउट करते हो, जैसे मैं पहले से सिविल सर्विसेज में था, तो मुझे जॉब करते करते मैंने पढ़ाई की थी। तो आप सब जो कोई और कुछ करते हो, स्टार्टअप ज्वाइन करते हो, प्राइवेट में ज्वाइन करते हो, उस तो एक बार एक साल पढ़ाई करने के बाद आपको बाद में इतना टाइम नहीं लगता वापस पढ़ाई करने के लिए। तो कुछ भी करो, आइडल मत बैठो, नहीं तो फिर क्रिएटिविटी या जो क्यूरियोसिटी रहती है, जेन्युइननेस रहता है, फिर आपको इंटरव्यू में फेक आंसर्स नहीं करने पड़ेंगे कि किसी एनजीओ में काम कर रहा था 3-4 साल से, क्या कर रहा था मैं। तो और कुछ करो तो अपने आप आपको और चीजें समझ में आएंगी, और वो अल्टीमेटली आपके प्रिपरेशन में और एग्जाम में ही हेल्प करेगा। तो ऐसे एक से मतलब एक के पीछे पढ़ना है, पर समझो अगर नहीं हो रहा है तो कुछ और भी आपको करना है। तो प्लान भी आपका वेरी मतलब आई वुड से प्लान भी आपका प्लान ऐसे पहले रेडी होना चाहिए कि मैं ये भी परस्यू करूंगा अलोंग विथ माय सिविल सर्विस प्रिपरेशन। फिर प्लान भी हो गया, फिर आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली 1 घंटा आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए देना है, मेडिटेशन करना है, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनो, घर वालों से बात करो, दोस्तों से बात करो। यू शुड नॉट कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी। वो रहता है मैं किसी से बात नहीं करूंगा, सिविल्स कर रहा हूँ, ये भी बहुत गलत बात है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज्यादा टाइम पास भी करो दोस्तों के साथ। तो आप खुद की लिमिट सेट कर लो। और लाइक वी आर सोशल एनिमल, तो वो तो होना ही चाहिए। नहीं तो आप एडमिशन में जाके यही करना है, लोगों से बात ही करनी है। अगर आप एकदम कट ऑफ हो जाते हो सोसाइटी से, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ हेल्दी अप्रोच। सो ये एक हो गया। आई थिंक ब्रॉडली हमने डिस्कस किए हैं, तो विल नाउ सी द डाउट्स के प्रीलिम स्मार्ट स्ट्रेटेजी। हाँ हाँ, सी सेट में भूल गया, सी सेट के बारे में इसने पूछा है। तो अभी मतलब ऑनेस्टली मुझे सी सेट का मालूम नहीं, मैं मैथ्स का मुझे कभी इशू नहीं था या लॉजिकल रीजनिंग का। तो सी सेट का भी यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लो। जिनको सी सेट का थोड़ा इशू है, आप जब प्रीलिम्स को शिफ्ट हो जाओगे, डेली एक 5-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना सी सेट के। और वो टेक्निक्स ही है, मतलब आपको अगर नहीं आता है, कोई फॉर्मूला वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो आप रिवर्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मतलब कोई क्वेश्चन दिख गया, उसमें आप एक दो ऑप्शंस डालोगे तो अपने आप क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो वैसे भी कर सकते हो। और आपको पैसेजेस है तो सीसेट का ये थोड़ा जिसको डिफिकल्टी आता है, तो प्रैक्टिस करो। और इफ यू अटेम्प्ट से 65-70 क्वेश्चन आउट ऑफ 80, तो आप बहुत इजीली सीसेट क्लियर करोगे।
बहुत से मैंने दोस्त देखे कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या आईआईएम क्या दे के आए हैं, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होके 40-85 क्वेश्चन सॉल्व करते। सीसैट की वजह से आपका फिर फ्री रह जाता है, इवन इफ यू गेट गुड मार्क्स से इन जीएस। तो सीसैट में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, जिनको इश्यूज है दे शुड प्रैक्टिस। और सीसैट का इतना लोड नहीं लेना है, अलग से कुछ नहीं। दिन में आप 15-20 मिनट दे दो सीसैट को ड्यूरिंग प्रीलिम्स प्रिपरेशन, यू कैन इजीली सेल थ्रू। GS4 के बारे में, हाँ, तो GS4 का यही है कि आप कोई भी सोर्स यूज करो, जैसे मैंने सिर्फ लेक्सिकॉन किया था बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो GS4 यही है कि वो एक्टिव लर्निंग का ही पार्ट होना चाहिए। तो आप ऐसे एक दिन में कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी नहीं सीख सकते। तो आप थ्रू आउट योर लाइफ, योर सिंस चाइल्डहुड, योर कॉलेज डेज, वर्किंग एक्सपीरियंस और अभी प्रिपरेशन के टाइम, तो आजू बाजू बहुत कुछ होता रहता है। तो उसी से हमें रिलेट करना है कि कंपैशन क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है। या आप कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज यूज करते हो, समझो पासपोर्ट निकालते हो, तो ई गवर्नेंस कैसा है, गुड गवर्नेंस। कोई आपको ट्रैफिक रूल आप रेड लाइट जंप करते हो तो इसका चालान कैसे बनता है। तो ये अगर आप सब चीजें देखोगे और अपने एथिक्स के सिलेबस से रिलेट करोगे, तो वैसे एथिक्स पढ़ो, तब ज्यादा मजा आएगा। और थेरी पे हम अगर वही है कि थेरी हम सिर्फ ज्यादा थेरोटिकल कोई आंसर फोकस, आप पूरा थेरोटिकल लिखोगे तब भी आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मुझे एथिक्स मेरा थोड़ा फोर्टे रहा है, मैं हर साल मोर देन 100 मुझे पढ़ते ही थे। तो आई थिंक आई दिस ईयर आई गॉट 114 और 117, आई डोंट रिमेम्बर। ये 5 ये हो गए, तो मैं मार्क्स में याद आ रहे। तो मैं एथिक्स का मेरा बेसिक फंडा था कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें थेरी पार्ट मैं 40-50% रखता था, बाकी पार्ट में एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज लिखता था। उसमें अलग अलग डायमेंशन लाता था, लोकल लेवल, फिर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन से। फिर जो अपना GS 1 2 3 का नॉलेज है वहाँ सब रिलेट करता था, फिर पर्सनल कोई एग्जाम्पल देता था। तो एथिक्स का यही है कि हाँ, फिर इसमें आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी रहता है, बहुत लोगों का पेपर खत्म नहीं होता। फिर केस स्टडीज का भी सेम है कि पैटर्न मोस्टली सेम ही रहता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको ब्रॉड आइडिया आ जाएगी कौन से थीम्स पे ये केस स्टडीज आते हैं। उसका ब्रॉड फ्रेमवर्क बना के रखो, मतलब स्टेक होल्डर अप्रोच, राइट बेस्ड अप्रोच, या ऐसे अलग अलग अप्रोचेस रहते हैं। तो आप उसके स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स बना के रखोगे तो इट विल बी वेरी इजी ड्यूरिंग द पेपर। तो एथिक्स का यही है, ज्यादा कुछ मतलब डेली अगर आप 10-15 मिनट, आधा घंटा देते हो, समझो हर रोज एक केस स्टडी आप डिस्कस करते हो दोस्तों के साथ चाय पीते समय, खाना खाते समय, तो ऐसे आप करोगे ऑर्गेनिकली तो एथिक्स बहुत ही इजी एंड स्कोरिंग है। आप यू कैन वेरी इजीली स्कोर मोर देन 100। एंड थोड़े से माइक्रो नोट्स बनाओ, जो कुछ भी आप केस स्टडी अभी, हाँ, कि जो अभी हम एग्जांपल्स निकालते हैं केस स्टडीज, तो ये दिमाग में रखो कि कम केस स्टडीज होनी चाहिए, पर दे शुड बी एप्लीकेबल थ्रू आउट योर जीएस, एसे, एथिक्स, ऑप्शनल। तो ऐसे ही निकालो कि जो मल्टीपल जगह पे यूज हो सके। तो ऐसे ही ऑर्गेनिकली स्टडी करो, कम स्टडी करो पर ज्यादा एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई करो एग्जाम में। तो मेरा तो यही फंड है, मैं बहुत ज्यादा कम पढ़ाई की है मैंने, मतलब बाकी लोगों से तो अभी भी मुझे बहुत सी चीजें मालूम नहीं है, पर जो कुछ चीजें मालूम है मैं वही सारी जगह यूज करता हूँ। और कोई एग्जामिनर आके चेक नहीं करता कि सेम केस स्टडी आपने GS 4 में लिखी है, एसे में लिखी है, ऑप्शनल में लिखी है। तो जो कुछ है पूरे फ्री हैंड से आपको आपका नॉलेज यूज करना है। तो यही मतलब आपके अलग है, नहीं तो फिर आप पूरा नोट्स कोचिंग के मटेरियल से जाओगे तो सबके आंसर भी सेम होंगे, सबके एग्जाम्पल सेम होंगे, और आपको मार्क्स भी सेम आएंगे, एवरेज मार्क्स आएंगे। एंड इट इज श्योर शॉट रेसिपी फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो आपको यूनिकनेस लाना है, तो खुद के अपने आप एग्जाम्पल्स देखो, बनाओ, और कम डेटा रखो, वही ज्यादा से ज्यादा यूज करो। फिर यार SSC CGL, यार SSC का तो मुझे आइडिया नहीं इतना। तो आई विल आस्क सम ऑफ माय फ्रेंड्स इफ दे आर प्रिपेयरिंग। सो आई थिंक SSC आई कैन नॉट हेल्प राइट नाउ। प्रीलिम्स का मैंने बताया कि ये पूरा माइंड गेम है, जो हमने पढ़ा है वही को बिंदास होके प्रीलिम्स सॉल्व करनी है। प्रीलिम्स का टेंशन ही मतलब उधर ही आपका आधा गेम खत्म हो जाता है। तो आप कितना काम एंड इफ यू आर कीपिंग योर काम एंड कूल, यू विल इजीली सेल थ्रू प्रीलिम्स। वही ये प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल रिविजन्स करो,
आप, हाँ, एटलस जो है हमारा मतलब बाइबल जैसा है, तो पूरे साल एटलस आपके साथ ही होना चाहिए। डेली आप एटलस मैप रीडिंग प्रैक्टिस करोगे, प्रीलिम्स में अदर देन ज्योग्राफी ऑल्सो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एटलस से। तो जैसे आते थे ना इसराइल, फिर गाजा, इराक, या मतलब जो कुछ ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, या इवन करंट हैपनिंग्स के, आपके अगर आपको पूरा वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप सब मालूम है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो एटलास ये मतलब इट्स, देयर इज नो ऑप्शन, आपको पढ़ने ही है। आपको मेंस में बहुत यूज आएगा, प्रीलिम्स में भी, इवन इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते थे कि फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट हाउ मेनी स्टेट, ऐसे मतलब आपका एटलस का नॉलेज कभी भी आपको मतलब इट विल सेव यू फ्रॉम एवरीथिंग एंड एनीथिंग। सो ये हो गया एंथ्रोपोलॉजी की स्ट्रेटेजी है। तो एंथ्रोपोलॉजी का मैंने पूरा बुक लिस्ट डिटेल स्ट्रेटेजी मेरे चैनल पे डाली है। एंथ्रोपोलॉजी का भी सेम है, मतलब मैंने बेसिक सोर्स रखा था एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड, जो आई थिंक डॉक्टर बसमे का है। सो ही वाज माय सीनियर एंड ही इज आल्सो आईएएस ऑफिसर। तो उनका मैंने एक बेसिक स्टैंडर्ड सोर्स रखा था, और उस पर ही मैं वैल्यू एडिशन करता जा रहा था। जो स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे ब्रेन ट्री हो गया, इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, जो नदीम असलम के बुक्स है, फिर पेपर 2 के लिए भी सेम है। फिर मैंने अभी के एक अटेम्प्ट को, मेरे जो मतलब कलीग ही है मंदार पत की, आई थिंक इज 2020 आईएएस ऑफिसर। सो उनके भी पेपर 2 के नोट्स बहुत अच्छे, उन्होंने डिटेल में बहुत अच्छे से केस स्टडीज वगैरह निकाले। तो यू कैन गो थ्रू डिफरेंट टॉपर्स नोट्स ऑल्सो, और वो वैल्यू एडिशन आपके बेसिक नोट्स में कर सकते हो। तो एक एक या दो कोई स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करो, उस पर ऐड करते रहो। और वही है कि जो आपका नॉलेज है जीएस का, आपको एंथ्रोपोलॉजी को भी रिलेट करने हैं। मैंने एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारे करंट इवेंट्स केस स्टडीज एग्जांपल्स लिखे, स्टैट्स फिगर्स डाले हैं। तो मैंने पद्मश्री का बोला था, तो 2-3 पद्मश्री थी लास्ट ईयर, उन्होंने मतलब अच्छा लैंग्वेज कंजर्वेशन, फिर एनवायरमेंट कंजर्वेशन में ऐसी ऐसी चीजें, जो एक डॉक्टर थे उन्होंने आई थिंक चेंचू ट्राइब्स या कोई तो थी आई थिंक केरला की या तमिलनाडु की, तो उनमें एनीमिया और ये सिकल सेल एनीमिया के लिए कैसे, आयरन डेफिशिएंसी के लिए कैसे काम किया था, वो मैंने केस स्टडी पेपर 2 में लिखी थी, आई थिंक इवन पेपर 1 में लिखी थी। तो वही है कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ऐसा नहीं कि एंथ्रोपोलॉजी तो जो कुछ हमें मालूम है एंथ्रोपोलॉजी से रिलेट करना है, तो वो एक्चुअल एक्टिव एंथ्रोपोलॉजी, हम एक्शन एंथ्रोपोलॉजी और ये देखते हैं, तो हम कैसे एक्शन में और ये लाते हैं। तो हमें खुद को एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनना है, तो हम आजू बाजू जो देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग्स में, वो हमारे कंसेप्ट से रिलेट करना है। तो ये नेचर मैन स्पिरिट हो गया, या कोई थॉट्स हो रहे हैं, तो हम हमारे चालू इवेंट से हमें रिलेट करना है। तब वो थॉट्स वगैरह सब अपने आप इंटरलिंक होंगे, आपके आंसर्स यूनिक दिखेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी का तो मतलब है बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है वो। तो वो भी आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी एक लड़की ने खुद से ही शादी की थी, तो जो मैरिज सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, आप उसमें आप कोट कर सकते हो सोलोगैमी या ऐसा कुछ उसका वर्ड है। तो वो करंट इवेंट्स भी आपको इंटरलिंक करने हैं। और अभी बहुत से टेलीग्राम चैनल्स एंड ब्लॉग्स है, उसमें बहुत से एंथ्रो पे भी आपको केस स्टडीज इवेंट्स मिल जाएंगे। इवन यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोज है। तो पहले तो आपको थॉट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, थॉट्स थिंकर्स आपकी क्लियर होंगे। तो मैं हर आंसर में थॉट्स थिंकर्स कोट करता था, और केस स्टडीज लिखता था, करंट इवेंट्स लिखता था, गवर्नमेंट स्कीम्स भी लिंक करता था एंथ्रोपोलॉजी में। तो वो एक होलिस्टिक आंसर हो जाना चाहिए, और एंथ्रोपोलॉजी इटसेल्फ इज होलिस्टिक साइंस, वी नो। तो हम लिखते हैं सिर्फ होलिस्टिक, एंथ्रोपोलॉजी होलिस्टिक साइंस, बट यूज नहीं करते। तो अपने आंसर में दिखना चाहिए, तब वो जाके एग्जामिनर को लगेगा कि इसने एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है, सीखा है, और इसको एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी आता है। तो सिर्फ हमें रट के नहीं जाना है कि ये थिंकर, उसका ये बुक, और कहाँ जाके स्टडी किया ये। तो एक्चुअल में होलिस्टिक पढ़ाई होगी, होलिस्टिक इंटरलिंकेजेस होगा, तभी होलिस्टिक आंसर आएगा। तो एंथ्रोपोलॉजी का यही है कि ऑर्गेनिकली पढ़ो आप, और बहुत मतलब आप ये एंथ्रोपोलॉजी की चीजें भी आप जीएस में यूज कर सकते हैं, सोसाइटी में, जीएस 1 में, ऐसे एथिक्स में। तो यही है कि ऑप्शनल का भी नॉलेज हमें इधर यूज करना है जीएस में, जीएस का ऑप्शनल में। इट गोज फॉर ऑल द ऑप्शनल आई थिंक, एक्सेप्ट फ्यू टेक्निकल ऑप्शनल्स आई वुड से। फिर आई थिंक बाकी तो मैंने कवर कर लिया, माइक्रोनोट्स हो गया, रिवीजन हो गया, बिग पैराग्राफ ऑफ।
हाँ, तो कुछ बोल रहे कि बुक्स बहुत बड़े रहते हैं, 6 महीने से आई थिंक पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं। तो वही आपको सिलेबस अगर मालूम होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझेगा कि क्या यूपीएससी की डिमांड है। तो कोई भी बुक स्टार्ट टू एंड नहीं पढ़नी है, पहले इंडेक्स देखो, उसके टॉपिक्स देखो और आपके सिलेबस में क्या रिलेवेंट है उतना ही हमें पढ़ना है। ज़्यादा की अभी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें मत पढ़ो, बाकी पूरी लाइफ पड़ी है हमें पढ़ने के लिए। अभी पूरा फोकस चाहिए, एक साल में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालनी है, एक ही अटेम्प्ट में निकालनी है तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड अप्रोच चाहिए। तो इसीलिए बाय हार्ट करो सिलेबस, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, पैटर्न देखो, थीम्स देखो। वंस यू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न ना, आप खुद ही प्रेडिक्ट कर पाओगे कि इस साल कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत मतलब मैनेजेबल है, आई वोंट से इजी। हमें बाय टाइम आप डेवलप करोगे तो बहुत सी चीजें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस साल ये थीम पे आ जाएगा। मतलब जीएस 1 में आप सोसाइटी पे प्रेडिक्ट कर सकते हो, या ज्योग्राफी में बहुत सी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो, या आईआर में डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर आप प्रोवाइडेड इफ यू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वेरी सीरियसली, एंड प्रोवाइडेड यू नो द सिलेबस बाय हार्ट। तो यही सिलेबस मालूम होने का सबसे बेस्ट फायदा क्या है कि कोई अननोन क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप अगर आपको मल्टी डायमेंशनल आप लिखते हो तो यू विल गेट मोर देन एवरेज मार्क्स इवन इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन और कंटेंट पर से। तो आप सारे जीएस 1 2 3 4 लगा दोगे उसमें, तो अपने आप 10 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। सेम गोज फॉर एसे ऑल्सो। तो यही है। तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सबसे बेसिक चीजें है। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड। एंड कोई डाउट होगा पीएसआर, पीएसआर का मुझे तो मालूम नहीं है। कौर आप प्रिया कौर, तो पीएसआर अच्छा ऑप्शनल है। ओके, नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चूज करना चाहिए? हाँ, तो मैंने वही बोला कि आपकी पर्सनल लाइकिंग होनी चाहिए। आप एक 4 5 ऑप्शनल के बेसिक थोड़ा सिलेबस, क्वेश्चन पेपर्स देखो, एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ के देखो। उसमें जल्दबाजी मत करो, मतलब आपको 1 महीना भी लग गया, समझो 2 महीने लग गए ऑप्शनल चूज करने में, इट डजेंट मैटर। एक बार चालू करोगे तो 3 4 महीने खत्म हो जाएगा। पर अगर आप गलत ऑप्शनल चूज करते हो, बाद में आपको लगता है तो टाइम भी जाएगा, और फिर दूसरा ऑप्शनल स्विच करने में टाइम लगता है, वो पढ़ने में टाइम लगता है। तो चूज करते समय थोड़ा आप कंसल्ट भी कर सकते हो आपके सीनियर्स दोस्तों से। और थोड़ा मेन तो वही है, सिलेबस, आपकी लाइकिंग होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, आपको थोड़ा मेंटरिंग के लिए, गाइड करने के लिए भी कोई सीनियर, कोई आपकी फैकल्टी कॉलेज की होनी चाहिए। मतलब समझो आप बॉटनी चूज करते हो, तो इतना अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आपके कॉलेज वाले फैकल्टीज या कोई दोस्त सीनियर होने चाहिए, तो वो हेल्प करेगा। तो ये बेसिक चेकलिस्ट है ऑप्शनल सिलेक्ट करने के लिए, एंड ऑल ऑप्शनल्स आर इक्वली गुड। तो ये एक है। So I think it's almost an hour. So we can call it a day, I think, sir. We'll just confirm with the team. And आपको कोई भी डाउट हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, यू कैन ईमेल मी ऑल्सो, एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। तो ज़्यादा मतलब अभी तो थोड़ा टाइम मिलता है तो रहता हूँ एक्टिव। तो टेलीग्राम पे भी मैंने एक अलग से मेंस के बच्चों के लिए ग्रुप किया था, उसमें से अभी बहुत से लोग इंटरव्यू के लिए भी है, तो उनके लिए मैं मॉक इंटरव्यूज भी अरेंज कर रहा हूँ। तो अभी मेरे बहुत से बैचमेट से डिफरेंट सर्विसेज, सो वी आर कंडक्टिंग मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो। So you can tell your friend if they are appearing for current interview, say in this month or next month. We are conducting mock interviews also, and अभी मैं अलग से प्रीलिम्स के लिए, जो अभी प्रीलिम्स देंगे उनके लिए प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी और सेशंस लेने वाला हूँ। तो आप मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, और ऑल्सो यू कैन आस्क यूपीएससी टाइम इफ दे वांट एनी मोर सेशन और सो। आई थिंक वी कैन कॉल इट अ डे। So I think it was great time with you all, and कोई और doubts हो, so I will be very much happy to help you with whatever experience and limited knowledge I have. And I once again thank UPSC time team for giving me this wonderful opportunity to interact with you all. And मतलब यही है, बिंदास पढ़ो, बिंदास एग्जाम, टेंशन मत लो, प्रॉपर एक फोकस्ड अप्रोच रखो, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ भी ध्यान रखो,
कोई एडिक्शन से दूर रहो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और बिंदास एग्जाम दो, मजे करो, अपने आप एग्जाम निकलेगी। कोई भी एग्जाम इतनी बड़ी नहीं है, तो सारे लोग मतलब ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो वो आप एग्जाम आपका हैम्पर करेगा। तो वो एकदम बिंदास रहो, मजे से दो। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक and we'll be in touch through this or some or the other platform. So great having you all. So thank you. Have a good day.